तो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सूबा शासन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कैसे छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो जेनकिंस ने सूबा पद्धति को जो है समाप्त कर जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की जो है नियुक्ति की। आखिर ये ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति का कारण क्या रहा होगा? तो देखिए, हमने मराठा शासन के बारे में पढ़ा है जिसमें अप्पा साहब जो भोसले हैं उन्होंने अंग्रेजों के मध्य जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली। क्यों किया? क्योंकि वो बुरी तरह से परास्त हो गए थे। ठीक है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो रघुजी तृतीय थे वो वयस्क नहीं थे, मतलब उनमें क्षमता नहीं था, मतलब वयस्क नहीं होने के कारण भी जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश जो शासन मराठा के अधीन हुआ। ठीक है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन जो है के अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्य हुए या उनके परिणाम दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए एक एक कर हम पढ़ते हैं। तो सन 1817 ईस्वी अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब के बीच जो है सीताबर्डी का युद्ध हुआ जिसमें अप्पा साहब परास्त हुए। ठीक है। अप्पा साहब ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया जो कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक का था। ठीक है। मतलब जो ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति है वो आपका तृतीय रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक के लिए ही था। ठीक है। अब देखिए, फिर नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति हुई, मतलब जो नागपुर है मेन वहाँ आपका जो है नागपुर है। ठीक है। और उसके अधीन जो है आपका अधीक्षक की नियुक्ति की गई। तो देखिए, और उसके अधीन क्षेत्रों में अधीक्षकों के माध्यम से जो है शासन करना तय हुआ। फिर क्या हुआ? 1818 में पहली बार जो है छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट और यह भी है कि जो अंग्रेजों जो ब्रिटिश शासन है जो है आपका 1818 से 1830 तक का कार्यकाल है। ठीक है। इसे हमने लिखना भूल गए हैं। 1818 से 1830 तक का जो है ब्रिटिश अधीक्षक। अब देखिए यहाँ पे क्या 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पायु होना था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए 1817 में सीताबर्डी युद्ध में मराठों की हार हुई थी। वही जो अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें मराठों की हार हुई और सहायक संधि हुआ। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंटों को नागपुर प्रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कैप्टन एडमंड। इनका कार्य 1818 तक है। ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है, याद रखिएगा। कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, रतनपुर राजधानी के अंतर्गत यह जो है आपका कैप्टन एडमंड आता है और 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का भी इनके कार्यकाल में क्या है विद्रोह हुआ था। और फिर क्या हुआ जो है आपका जो एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से जो है विद्रोह को दमन किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खैरागढ़ के जो जमींदार है उनको डोंगरगढ़ का क्षेत्र को दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश अधीक्षक है आपका कैप्टन वी वांस एगेनी। ठीक है। जिनका कार्यकाल रहा है 1818 से 1825 तक। ठीक है। तो देखिए, इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पहला, रायपुर राजधानी के ये अंतर्गत आते हैं और इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ब्रांच का पुनर्गठन किया। महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट है 27 परगनों को 18 परगनों में सीमित किया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए गए। ठीक है। अगला है व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, पटेल पद को कौन आपका कैप्टन वी वांस एगेन्यू ने समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बरार पांडे, पोतदार और अमीन प्रत्येक पदों की जो है इन्होंने नियुक्ति की। ठीक है। अगला है भू राजस्व लगाने को 3 किस्त देने का भी इन्होंने प्रावधान किया। भू राजस्व के में इन्होंने 3 किस्त देने का प्रावधान किया है। बस्तर एवं जयपुर जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है जमींदारी के मध्य जो है कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद को भी इन्होंने सुलझाया है। अब देखिए, इनके शासनकाल में निम्नलिखित विद्रोह हुए जैसे कि नवागढ़ का विद्रोह, गोंड विद्रोह, सुनाखान में विद्रोह, परलकोट का विद्रोह और सावंत विद्रोह। ये महत्वपूर्ण विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ है कैप्टन वी वांस एगेन्यू। ठीक है। चलिए अगला हम ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में देखते हैं। तो अगला है आपका कैप्टन हंटर। ठीक है। जिनका कार्यकाल 1825 तक ही रहा है और देखिए इनके बारे में इतनी महत्वपूर्ण देखने को हमें नहीं मिलता है, तो इस आप ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसे जरूर याद रखिए। तीसरे नंबर का है कैप्टन हंटर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश अधीक्षक। तो यह है आपका कैप्टन सैंडिस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ताहुलदारी प्रथा की शुरुआत किया। ठीक है। देखिए, लोरमी जो 1826 और तरेंगा 1828 में इन्होंने जो ताहुलदारी का निर्माण कराया।
अगला है बस्तर और करोड़ जमींदारियों के बीच विवाद में समझौता कराया। अगला देखते हैं, देखिए अगला है सरकारी कामकाज का माध्यम इन्होंने अंग्रेजी कर दिया। छत्तीसगढ़ में डाक तार का प्रारंभ किया। एगेन्यू की तुलना में ये अधिक अधिकार संपन्न थे, मतलब इनको अधिक अधिकार दिया गया था या इनको अधिक शक्ति दिया गया था कैप्टन सैंडीज को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आप देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट अधीक्षक है आपका कैप्टन विल्किंस, जिनका कार्यकाल 1828 तक रहा है। अब देखते हैं हमारा अगला, तो अगला है कैप्टन क्राफर्ड, जिनका कार्यकाल 1828 से 1830 तक। और हमने पढ़ा है कि 1818 से 1830 तक जो है ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनके बाद अब देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्राफर्ड हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश संरक्षण की अब समाप्ति की। ठीक, अब देखिए 27 दिसंबर 1829 को राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति इस दिन बनी और फिर 6 जून 1830 को जो है भोसले को जो है सत्ता का हस्तांतरण किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन लागू हो गया। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासक के अंतर्गत मराठा शासन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन लागू होता है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम इसको देखते जाएंगे।